Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो आज हम लोग इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की। अभी तक देखिए हम लोगों ने जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में जो यूनिट पढ़ी थी वो थी हम लोगों की काइनेमेटिक्स। अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए चले आए थे। हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर अभी हमको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं है तब वेलोसिटी कितनी होगी। बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है तो वो कितना टाइम के बाद जाके रुकेगी। इस तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको गिवन है, वैसे ऑब्वियस सी बात है केस ऑफ फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी, तो वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा या ग्राउंड पे जब हिट करेगा तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ी थी। साथ ही साथ बात कर लीजिए अगर टू डायमेंशनल मोशन की, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं जो कि वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना रहे हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कुछ एंगल बना रही थी, मतलब कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए हम लोगों ने ऐसा थ्रो किया कि वो एक्स या वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा था। तो भाई उस केस में वो कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा या कितने टाइम के बाद ज़मीन पे आके गिरेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं। हर बारी हम लोगों ने मोशन तो पढ़ लिया बट कभी हम लोग कारण तक नहीं पहुँचे कि क्या कारण था, ये मोशन हुआ क्यों, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ऐसा कौन सा रीज़न था यार, क्या वजह थी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया इस बॉडी में। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन में। तो भाई मोशन तो पढ़ ही लिया है, साथ ही साथ अब हम लोग उसके कारण को जानने के पीछे पड़ेंगे कि भाई कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो एक्सटर्नल इफेक्ट पड़ा होगा जिसकी वजह से बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की, जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फोर्स को समझना। जैसे फोर्स क्या होता है यहाँ पे बताया गया है, फोर्स में भी डिफाइंड एज एन एजेंसी, अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स एक आपका ऐसा एक्सटर्नल सोर्स है जो कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो या तो वो उस रेस्ट में जो बॉडी है उसको मोशन में ला देगा या मोशन में लाने का एफर्ट करेगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, पुश या पुल के फॉर्म में। फिर से देख लीजिए, फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एजेंसी, अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ये क्या करेगा, देख लो, ये फोर्स इस बॉडी पे अप्लाइड है, बॉडी आपकी रेस्ट में थी, अगर आप इसको पुल कर रहे हो, यहाँ पे पुल कर रहे हो, यहाँ पे पुश कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप पुश कर रहे हो, दिस वन इज पुलिंग। यहाँ पे जब आप पुल कर रहे हो तो हो क्या रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट वाला पोजीशन है वो चेंज हो जाए, स्टेट ऑफ रेस्ट से ये स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। अभी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, लेकिन हाँ जैसे ही आपने पुल करना स्टार्ट किया, हो क्या सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो जाए थोड़ा बहुत या मोशन में आ जाए, ठीक है। तो फोर्स वो आपका एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल सोर्स बोल दो, पुश या पुल बोल दो, जिसकी वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करते हो या चेंज करने का कोशिश करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, सामने से कोई ट्रक आ रहा है, आप उसको पुश कर रहे हो, ट्रक स्पीड में आ रहा है, आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप रोक लोगे उस ट्रक को? नहीं, आपने फोर्स अप्लाई किया बट फोर्स का अमाउंट कम होगा और उसके बाद क्या होगा आपको पता है, ट्रक तो आपसे रुकेगा नहीं, फिर जो होगा वो अंडरस्टूड है। इसी तरह से एक बहुत बड़ी पत्थर है, मतलब स्टोन है काफ़ी बड़ा, और आप उसको पुल किए जा रहे हो, तो क्या आपके पुल करने से वो आप उसको ड्रैग कर सकते हो? नहीं भाई, नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, आपने उसके
स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं चेंज किया, बट स्टिल यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। आप उसमें फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन उसका स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं चेंज हुआ, वो अलग चीज़ है। तो पुश और पुल ये जो था उससे हम लोग क्या समझेंगे, ये चीज़ आपका फोर्स था। डेफिनेशन ये आपको बाकायदा दी गई है, इसको समझ लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट, फोर्स के बारे में और चीज़ें समझते हैं। क्या होता है भाई फोर्स? देखो एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट की बात कर लें तो ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ग्राम, करेक्ट कर लो, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज MLT-2। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शन हमेशा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स के केस में तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली थी, अगर कोई डोर है, वो डोर आपका क्लोज्ड है, ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन में डोर क्लोज हो रहा है आप उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, डोर ऑलरेडी क्लोज्ड है और उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो डोर कभी ओपन होगा? नहीं, वो दरवाज़ा बेटा निकल के नीचे ज़मीन पे आ जाएगा, लेकिन वो ओपन तो नहीं होगा। और उसका अगर 10% भी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, ईजिली आपका स्मूथली डोर ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर गई ना, डायरेक्शन आपने चेंज किया और कम फोर्स में आपका डोर ओपन हो गया, तो फोर्स आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कम टू द नेक्स्ट वन, इनर्शिया। ये क्या कहता है भाई, द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड along a straight line path या straight path, ठीक है, straight path will continue to move with same speed along the same straight path in the absence of external forces। कोई बॉडी है, ठीक है, किसी सर्टेन निश्चित स्पीड से वो चल रही है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे। स्ट्रेट पाथ पे अगर कोई बॉडी जा रही है तो भाई ये कह रहे हैं कि वो बॉडी अगर जा रही है ना तो जाती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, ठीक है, यही चीज़ कहा गया है। वो अपनी सेम स्पीड से उसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती रहेगी इन एब्सेंस ऑफ, क्या देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तो भाई एक चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, जो पूरा का पूरा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हर बारी जो वेलोसिटी चेंज हुई, सबसे बड़ा फंडा, सबसे बड़ा रोल किसका था? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था फोर्स का। बॉडी पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज हो रही थी हर बारी। तो वो फोर्स था जो हम लोग अब वहाँ पे था, अब पढ़ेंगे कि भाई क्या था, कैसे अप्लाई हुआ, उन चीज़ों को समझेंगे। तो आइए इनर्शिया की बात कर लेते हैं अब साथ ही साथ। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia। देखिए, किसी बॉडी की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, ठीक है। आप फोर्स अप्लाई करते हो उसके बाद भी वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि हम रेस्ट में रहें, और अगर मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि हम मोशन में रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल करते हो किसी ट्रेन में तो होता क्या है, अचानक से जब ट्रेन मतलब मूव कर रही है तब तक आपकी बॉडी भी तो ट्रेन के साथ मूव कर रही है ना, ठीक है, आपकी बॉडी मोशन में आ गई। अब हो क्या रहा है, जैसे अचानक से जैसे ही ट्रेन में ब्रेक लगी, आपकी बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। बेंड होने का रीज़न सिर्फ इतना है, आपकी बॉडी मोशन में थी अपर पोर्शन, और वो इस अचानक हुए रेस्ट को अपोज करता है। वो आपकी अपर बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन भाई अब मोशन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेन रुक गई, ट्रेन के साथ ही मूव कर रहे थे आप, तो इस वजह से आप थोड़े से बेंड हो जाते हो।
ओके तो इनर्शिया के बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। टाइप्स ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, 3 टाइप के होते हैं हमारे इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों को अलग अलग समझेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पहले समझेंगे, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बात हमें लगता है समझ में आ गई होगी कि इनर्शिया क्या था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, मोशन का अपोज करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। किसी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी कि अगर वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहे, क्या कहलाएगी? इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अब भाई डायरेक्शन का अपोज करेगी बॉडी, तो वो क्या कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो भी देख लीजिए साथ ही साथ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कोई बॉडी जो है, अगर उसकी डायरेक्शन में आप चेंज कर रहे हो तो उसका रेजिस्ट करे। ठीक है, आप कोई बॉडी मूव करी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करो आपने कोई बॉल थ्रो किया, ठीक है, आप बॉल स्लाइड करके खेल रहे हो, एक्स डायरेक्शन में वो जा रहा था बॉल, और उसके बाद किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसका डायरेक्शन चेंज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज तो चेंज होगा नहीं। आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तभी चेंज होगा। तो भाई बॉडी में जो टेंडेंसी है वो रेजिस्ट करेगी जो फोर्स आप अप्लाई करोगे। आप उसका डायरेक्शन चेंज करो ना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी एक्स डायरेक्शन में जा रहा, उसी डायरेक्शन में देखो उसके मोशन को, मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज करना होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स आपको अप्लाई करना होगा इनर्शिया के अगेंस्ट उसके। ओके, तो ये था इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लीनियर मोमेंटम मार्क कर लीजिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड मास, ओके, इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अगर हमारे पास कोई बॉडी है तो उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी, ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी की बात कही है, तो लीनियर मोमेंटम में आपकी बॉडी मूव करती रहेगी। तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी की, वो वेलोसिटी और बॉडी का मास दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या प्रोवाइड कराएगा? लीनियर मोमेंटम। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p। अच्छा, मैंने यहाँ पे बोल्ड लिखा है स्मॉल p, ठीक है, बोल्ड मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया? मास इनटू वेलोसिटी। p इज इक्वल्स टू, अगर बात की जाए फॉर्मूले की, p इज इक्वल्स टू mv, ठीक है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू mv, ये आपका फॉर्मूला है। दिस वन, p इज इक्वल्स टू mv, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैंने बोल्ड इसलिए लिख भी दिया है। इट्स यूनिट इन एमके सिस्टम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमके सिस्टम में भाई अपने लीनियर मोमेंटम की यूनिट कितनी होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर बोल दिया था शायद मैंने, तो सिर्फ सेकंड होगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ओके, इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस सिस्टम में भाई इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी चेंज होकर? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज MLT-1। डायमेंशनल फार्मूला जो है इसका क्या होता है? MLT-1। ओके, नेक्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब बात करते हैं भाई हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो सर आइजैक न्यूटन ने हम लोगों को कई सारे फॉर्मूले दिए, कई सारे लॉज बताए, बहुत ही सारे लॉज, इनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लॉज हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। सबसे मेन हम लोग वेल नोन लॉ है एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो बारी बारी से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे, उनको पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे, उन पे बेस्ड, तीनों पर ही बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
ओके, लेट्स स्टार्ट। एनएलएम 1 बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, इसको मैंने एनएलएम से लिखा है। एनएलएम मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट or in motion, then it will remain in rest or in motion until and unless some external force is not applied on it. अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो ये रेस्ट पर ही रहेगी या मोशन में ही रहेगी until and unless, जब तक कि some external force is not applied on it, कोई भी external force इस पर अप्लाई नहीं हो जाता। ओके, तो भाई सीधी सी बात है, इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी में, हम लोगों ने जान लिया कि इनर्शिया तो होता ही है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से अगर बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो मोशन का अपोज करेगी और मोशन में है तो रेस्ट का अपोज करेगी। तो न्यूटन ने भी यही बताया, इन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है तो ये तब तक रेस्ट पे बनी रहेगी या मोशन में बनी रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लगा दिया जाता। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, अगर देखिए आप जैसे रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और सामने से कोई इंसान आ रहा है, सपोज करो वो साइकिल से आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसको पुश किया या आपने उसको किसी भी तरह से रोकने की कोशिश की, तो वो मोशन में था वो इंसान जो साइकिल से आ रहा था, और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब जाके वो रुका। या फिर अगर कोई एक है बॉडी, वो फ्रीली किसी टावर से गिर रही है तो उसमें मोशन तो है, अगर आपको उस बॉडी को रोकना है तो उसके मोशन के अगेंस्ट आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मोशन में रहेगी। रेस्ट में कब आएगी बेटा? जब वो ज़मीन पे आके गिरेगी। फोर्स तो लग ही रहा है, कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही ना, वर्क तो कर ही रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाइड ही है बॉडी पे, इसलिए वो नीचे आ रही है। और अगर आपको हवा में रोकना है या बीच में किसी भी पॉइंट पे रोकना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होगे, ये कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में है और ये है v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर इस वाली वेलोसिटी जिसकी 0 है, इस बॉडी को हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगा दिया जाए। सोचो यार, ये बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है, कब तक रखी रहेगी? आपको इसे इस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे लाने के लिए, मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं अप्लाई करोगे तब तक ये बॉडी आपकी रेस्ट पे ही रहेगी। सिमिलरली लुक एट हियर, दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। अगर ये बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसे रोकने के लिए आपको किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब ये मत बात करिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है, फ्रिक्शन भी फोर्स है। अगर कोई आपकी बॉल है, लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मैम बॉल को अभी थ्रो किया, कुछ टाइम के बाद वो जाके रुक जाती है, तो भाई उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, वो भी तो फोर्स है। ये मत भूल जाइए कि फ्रिक्शन भी आपका फोर्स है। हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन पे ही बात करेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनएलएम 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the applied force and the change takes place in the direction of the applied force। इन्होंने क्या कहा है? देखिए, अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कोई भी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, अगर ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ dt ऑफ लीनियर मोमेंटम p, ये इस पर जो अप्लाइड फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं देखिए, एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में ये चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में होगी ना यार, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे। बॉडी के वेलोसिटी में चेंज तो उसी डायरेक्शन में आएगा, उस साइड ही। ओके,
तो ये था अपना NLM2। अब आते हैं, अगर आपके पास कोई बॉडी है, इस चीज़ को समझ लीजिए, अभी जो लास्ट लाइन बोला है, इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v, then its linear momentum is p is equals to mv। ठीक है, लीनियर मोमेंटम p is equals to mv, ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p is equals to mv जो था आपका, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, व्हाट यू विल गेट dp by dt is equals to ddt of mv। यहाँ पे सिर्फ p की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी है, इट इज ddt of mv, ddt of mv ये लिखा हुआ है। फिर है ddt of p इज इक्वल टू m टाइम्स ddt of v प्लस v टाइम्स ddt of m। भाई प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये मैंने अपने डेरिवेटिव्स का जो भी वीडियो था मैथमेटिकल टूल्स में आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा कि इसको किस तरह से ब्रेक किया गया है, किस फॉर्मूले के थ्रू। बता दे रही हूँ, m टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ m अप्लाई किया गया है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, m dv बाई dt प्लस सेकेंड टर्म देखिए v टाइम्स dm बाई dt। dm बाई dt क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी कोई बॉडी है जिसका मास m है, ये मूव कर रही है, तो क्या कुछ टाइम के बाद इसका जो मास में चेंज होगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास में चेंज होगा कुछ टाइम के बाद, क्या इसका मास मैं कह सकती हूँ m डैश हो जाएगा या m1 हो जाएगा? नहीं, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। आफ्टर टाइम t इट्स मास विल रिमेन सेम, दैट विल बी m। इसका मास हमेशा ही m रहेगा। कब तक m रहेगा? देखिए कॉलिजन की बात मत करिएगा, वहाँ पे क्या होता है, अगर ये ब्रेक हो गया तो मास तो कंजर्व रहेगा, हाँ हो सकता है कि ये पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। तो आपका ये सेकंड टर्म जो है वो इनवैलिड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, टाइम के साथ साथ मास चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, वे a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। a आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा a कहाँ से आया, m इज dp बाई dt इज इक्वल टू m dv बाई dt। dv बाई dt क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। देख लीजिए m a, ठीक है। dv बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन लिख दिया है, dp बाई dt इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, a इज एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू NLM2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी हम लोगों ने NLM2 में देखा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। F वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma बिकॉज dp बाई dt वॉज इक्वल्स टू m इंटू a। तो F की वैल्यू ma के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब भाई प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करना है तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। सो F विल बी k टाइम्स ma वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो F की वैल्यू क्या आ गई, m इंटू a, जहाँ पे k की वैल्यू 1 है। k इस तरह से सुटेबल कांस्टेंट लिया गया है जिसकी वैल्यू हमारी 1 हो। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू a, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा। मैकेनिक्स का सबसे बेसिक फार्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ NLM2। ये आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्केलर फॉर्म है। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वेल नोन फार्मूला होता है भाई, वेल नोन मोशन है, ठीक है, लॉ है। व्हाट इज दिस, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉडी आपके पास गिवन है, उस पर आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हो, कोई भी बॉडी हमारे पास अगर गिवन है, ठीक है, ये आपकी बॉडी जो है, इस पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि फोर्स F अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स F अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे। तो बॉडी पे हमने अगर फोर्स F अप्लाई किया, इसने फोर्स F अप्लाई किया, तो बॉडी ने माइनस F फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में इस पर अप्लाई किया है। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हो तो बॉडी
सेम फोर्स आप पे लगाएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये था अपना NLM3, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सॉरी, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्सेस की। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।